कमरे का मंजर बड़ा खौफनाक था। बेड की चादर और कालीन पर जाबजा खून के धब्बे थे। बेला कालीन पर इस तरह पड़ी थी कि उसने कोहनियां नीचे टिका रखी थी और आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसक रही थी। उसके जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज नहीं थी। बाल बिखरे हुए थे और आंखों में बेपनाह खौफ था। उसकी दोनों टांगों पर घुटनों से ऊपर और नाफ से नीचे तक मुतादिद जख्म थे। सीने पर भी ऐसे 2-3 जख्म थे। वो चीखती हुई आहिस्ता आहिस्ता पीछे दीवार की तरफ सरक रही थी और भेरू उससे 3-4 कदम के फासले पर था और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके दोनों हाथ और मुंह खून आलूद थे। होंठों से खून टपक रहा था। चेहरे पर बेपनाह जुनून था। वो उस वक्त इंसान नहीं, खूंखार भेड़िया या इफरीत लग रहा था। मैं चीखा, भेरू रुक जाओ। भेरू ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। मैं कांप उठा। ऐसा खौफनाक चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। चेहरे पर बेपनाह सफाकी थी और आंखों में शदीद नफरत थी। लगता था जैसे चिंगारियां फूट रही हों। वो मुड़कर बेला की तरफ बढ़ने लगा। बेला चीखती हुई अपने आप को मुसलसल पीछे घसीट रही थी। मैं एक बार फिर चीखा, भेरू रुक जाओ, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। मगर भेरू नहीं रुका। मैंने आखिरी बार उसे रुकने को कहा और फिर पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाकर ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके पहलू में लगी। वो चीख उठा। उसका एक हाथ पहलू पर उस जगह पहुंच गया जहां गोली लगी थी और फिर वो अरने भैंसे की तरह टकराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। उसका चेहरा कुछ और खौफनाक हो गया था। उस वक्त वो वाकई कोई इफरीत लग रहा था। मैंने उसे रुक जाने को कहा मगर वो दोनों हाथ फैलाकर मेरी तरफ बढ़ता रहा। मैं पै दर पै पिस्तौल का ट्रिगर दबाता चला गया। पिस्तौल में मौजूद बाकी 4 गोलियां भी भेरू के सीने में पैवस्त हो गईं। लेकिन लगता था जैसे उस देवजाद पर पिस्तौल की गोलियों का कोई असर न हुआ हो। वो 2 कदम और आगे बढ़ाया और फिर लड़खड़ा कर गिर गया। चंद लम्हे संभलने की कोशिश करता रहा, फिर कटे हुए दरख्त की तरह लहरा कर नीचे गिरा और उसके जिस्म से बहने वाला खून कालीन में जज्ब होने लगा। मेरा जिस्म पसीने में शराबोर होने लगा। हाथों की हथेलियां भी पसीने में तर हो गईं। मैंने पिस्तौल फेंक दिया और मुड़कर देखा तो सुमित्रा और रत्ना दरवाजे में खड़ी थीं और उन दोनों के चेहरे खौफ से पीले हो रहे थे। आंखों में बेपनाह वहशत थी। मैं मुड़कर बेला की तरफ देखने लगा। वो दीवार के करीब पहुंच गई थी और टेक लगाकर अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसके करीब पहुंच कर रुक गया। वो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, इसे उठाकर मेरे कमरे में ले जाओ और ड्रेसिंग करो इसकी। रत्ना और सुमित्रा ये सब कुछ देखकर बहुत खौफजदा थीं। मेरा मूड देखकर वो कुछ और भी सहम गईं। मैं हॉल कमरे में आया तो मधु भी सहमी हुई वहां बैठी हुई थी। अजीब सूरत हाल थी। मामलात पेचीदा से पेचीदा तर होते जा रहे थे। लगता था जैसे मैं किसी तागूती चक्कर में फंस गया हूँ। सिर्फ 1 घंटा पहले हम अपने एक साथी की लाश छोड़कर आए थे। अगर हमें 1-2 मिनट का वक्त मिल जाता तो हम शक्ति को अस्पताल से ले आने में कामयाब हो जाते। उसका सदमा अभी मेरे जहन पर था कि यहाँ आते ही इस खौफनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। बेला की हालत देखकर मैं कांप उठा। लगता था भेरू जैसे पागल हो गया हो। उस पर बड़ी खतरनाक किस्म की जुनूनी कैफियत तारी थी। उसने दांतों से बेला को इस तरह भंबोड़ा था जैसे वो किसी खूंखार भेड़िए के हत्थे चढ़ गई हो। अगर मुझे यहाँ पहुंचने में चंद मिनट की देर हो जाती तो वो बेला को मार डालता। मेरे बार बार रोकने के बावजूद वो नहीं माना था और मजबूरन मुझे उस पर गोली चलानी पड़ी। पहली गोली खाने के बाद वो जिस तरह मेरी तरफ बढ़ा था उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि अब वो काबू में नहीं आने वाला। उसे जिंदा छोड़कर मैं अपने लिए मजीद मसाइल पैदा नहीं करना चाहता था। मुझे भेरू की मौत का अफसोस हुआ था मगर इसके सिवा कोई और चारा नहीं था। उसकी जिंदगी मेरे लिए खतरा बन सकती थी। सुमित्रा और रत्ना बेला को उठाकर मेरे कमरे में ले गईं। मैं उठकर एक और कमरे में घुस गया जहां किसी वक्त मैंने मेडिसिन बॉक्स रखे हुए देखे थे। मैं वो बॉक्स उठाकर बाहर आ गया और उसे खोलकर देखने लगा। उसमें जरूरत की हर चीज मौजूद थी। इसी दौरान सुमित्रा मेरे कमरे से बाहर आ गई। वो जैसे ही दूसरे कमरे में दाखिल होने लगी मैंने आवाज देकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। मैंने कहा, मेडिसिन बॉक्स मेरे पास है सुमित्रा। वो मेरी तरफ आ गई। मैंने मेडिसिन बॉक्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो बॉक्स मेरे हाथ से लेते हुए बोली, तुम खुद चल कर देखो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उस राक्षस ने उसे कैसे भंबोड़ा है। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मेरा ख्याल था कि मेरे हाथों भेरू के मारे जाने पर वो किसी शदीद रद्द अमल का इजहार करेगी, मगर उसके मुंह से भेरू के लिए राक्षस का लफ्ज सुनकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। बेला की हालत ने उसे मुतासिर किया था और वो भेरू को वहशी कहने पर मजबूर हो गई थी। मैं उठकर उसके साथ कमरे में आ गया। रत्ना बेड के करीब खड़ी थी और बेला बेड पर पड़ी कराह रही थी। उसकी आंखें बंद थीं। अभी 3 दिन पहले मैंने उसके पैर का नाखून उखाड़ा था और वो बुरी तरह तड़पी थी। अभी उसकी एक तकलीफ कम नहीं हुई थी कि ये बिपता आन पड़ी। उसके बेड पर बिछी हुई चादर खून आलूद हो रही थी। आवाज सुनकर बेला ने आंखें खोल दी।
मैंने एक लम्हे को उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर एंटीसेप्टिक लोशन से उसके जख्म साफ करने लगा। भेरू वाकई वहशी साबित हुआ था। बाज जगहों से उसकी बोटियां तक नोचली थीं। एंटीसेप्टिक लोशन लगाने से बेला बुरी तरह मचलने लगी। रत्ना ने उसे बाहों से और सुमित्रा ने उसे टांगों से पकड़ लिया। तकरीबन पौन घंटे तक मैं उसके जख्म साफ करता रहा। फिर सुमित्रा ने मुझे बैग में से मरहम की एक ट्यूब निकाल दी। मरहम लगने से बेला पुरसुकून होती चली गई। इस मौके पर मुझे डॉक्टर शांता बड़ी शिद्दत से याद आ रही थी। वो होती तो सब कुछ संभाल लेती। जहां तक मैं समझता हूँ उस वक्त बेला का कोई ना कोई टेस्ट होना जरूरी था। कम से कम टेटनस का टेस्ट करके उसे बचाव का इंजेक्शन लगाया जा सकता था, मगर ऐसा कोई इंतजाम नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे अफसोस है बेला, मैंने उसे पहले ही खबरदार कर दिया था कि वो ऐसी हरकत न करे, लेकिन वो नहीं माना और मौका मिलते ही ये हरकत कर गुजरा और उसे सजा देना जरूरी हो गया। अगर मैं उसे गोली न मारता तो वो तुम्हें खत्म कर देता। बेला कुछ न बोली, बस खामोशी से मेरी तरफ देखती रही। मैंने कहा, इस मौजू पर बाद में बात करेंगे। तुम कुछ पीना पसंद करोगी, चाय या कॉफी? उसने कराहते हुए कहा, मैं कॉफी पीना चाहूंगी। रत्ना बोली, मैं अभी बना कर लाती हूँ। वो बाहर निकल गई। मैं कुर्सी घसीट कर बैठ गया। सुमित्रा भी बेड की पट्टी पर बैठ गई। रत्ना 15-20 मिनट में कॉफी बना कर ले आई। बेला ने अपने आप को घसीट कर बेड की पुश्त से टेक लगा ली। रत्ना के हाथ से कॉफी लेकर हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगी। उसके हाथ हौले हौले कांप रहे थे, लेकिन वो बतदरीज अपने हवास पर काबू पाती चली गई। चंद घूंट भरने के बाद उसने मेरी तरफ देखा। उसके होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली, तुम आज तक मेरी समझ में नहीं आ सके। मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, हालांकि मैं ऐसा पेचीदा आदमी नहीं हूँ, सीधा सादा सा हूँ। तुम्हें तो पहले रोज ही समझ लेना चाहिए था कि मैं क्या हूँ। किसी से दोस्ती करता हूँ तो उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार होता हूँ और दुश्मनी में सारी हदें फलांग जाता हूँ। वो बोली, मैं अब तक यही नहीं समझ सकी कि तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन। तुमने कई मर्तबा मेरी जान बचाई और कई मर्तबा मेरी जान लेने की कोशिश की। 3 दिन पहले तुमने मेरे पैर का नाखून उखाड़ा। उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर बेपनाह सफाकी थी। मैं तो समझी थी कि तुम वाकई मेरी बोटियां काट काट कर फेंकते रहोगे। मैंने कहा, वो मेरी मजबूरी थी। वैसे मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई कसाई नहीं है। वो बोली, और आज मेरी खातिर तुमने उस शख्स को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जो तुम्हारा मोहसिन था, जिसने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम्हें पनाह दी थी। मैंने कहा, इंसान जब इंसानियत से गिर जाए, वो तमाम अखलाकियात को नजरअंदाज कर दे तो उसे सजा देनी ही पड़ती है। बेला ने कहा, 3 दिन पहले तुमने मेरा नाखून उखाड़ कर किस तरह मुझे अजियत पहुंचाई थी, क्या वो इंसानियत के ऐन मुताबिक था? मैंने कहा, मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता था। मैंने जो कुछ भी किया वो एक कॉज के लिए था, और भेरू ने जो कुछ किया वो उसकी दीवानगी थी। वो इंसान से वहशी बन गया था। सुमित्रा बोली, नाजी ने भेरू की हत्या करके बहुत अच्छा किया। वो वाकई वहशी था। वो इससे पहले ललिता के साथ भी ऐसा ही कर चुका है। मैं उछल पड़ा, कहा, क्या मतलब? भेरू ने तो बताया था कि ललिता किसी और के हाथों मारी गई थी और तुमने भी उसकी तायद की थी। सुमित्रा ने कहा, वो मेरी मजबूरी थी। हकीकत है कि एक रात हम तीनों उस कमरे में मौजूद थे। ललिता रक्स कर रही थी। एक मौके पर वो जरा सी झुकी तो बेरू ने उसे पकड़कर अपने ऊपर गिरा लिया और उसके शरीर पर जगह जगह दांत गाड़ने लगा। ललिता कह कहे लगाती रही, फिर उसके कह कहे चीखों में बदल गए। पहले तो मैं समझी कि भेरू मजाक कर रहा था, मगर वो मजाक नहीं था। वो ललिता के शरीर को जगह जगह दांतों से काटता रहा। ललिता चीखते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो चिड़िया की तरह उसके पंजे में फंसी हुई थी। ललिता लहूलुहान हो रही थी। मैंने उसे छुड़ाने की कोशिश की तो भेरू ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। उसके चेहरे पर बेपनाह सफाकी और दरिंदगी थी। वो खूंखार दरिंदा ही लग रहा था। मैं डर कर कमरे से भाग गई और अपने कमरे में बंद होकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया और रात भर अपने कमरे में बंद रही। सुबह मैं डरते डरते कमरे से बाहर निकली तो भेरू अपने कमरे में इत्मीनान से सो रहा था। मेरा दिल तो चाहा कि उसे मौत की नींद सुला दूं। इस ख्याल से मैंने मेज की दराज से पिस्तौल निकालने की कोशिश की थी, मगर मेरी आहट सुनकर उसकी आंख खुल गई और मैं अपने इरादे पर अमल न कर सकी। और आज उसने वही सब कुछ बेला के साथ किया। उसका मर जाना ही अच्छा था। कल को वो मेरे साथ या किसी और के साथ भी यही कुछ करता। अब ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि भेरू को कत्ल करने पर सुमित्रा ने किसी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार क्यों नहीं किया था। वो भेरू से अपने लिए भी खतरा महसूस करने लगी थी। और फिर उसने ये सनसनीखेज इंकशाफ भी किया कि ललिता से पहले वो मंदिर के तहखाने में भी 3 लड़कियों को दांतों से काट कर मौत के घाट उतार चुका था। भेरू वाकई दरिंदा था। ये तो मैं पहले ही रोज समझ गया था। मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि वो किसी किस्म के जुनून में मुब्तला था और ये जुनून कभी कभी उस पर हमलावर होता था। बेला भी बड़ी तवज्जो से सुमित्रा की बातें सुन रही थी। सुमित्रा भेरू की जिंदगी के ऐसे ऐसे राज फाश कर रही थी
जिन्हें सुनकर हैरत होती थी। इन बातों में 2-3 मरतबा नागराज का जिक्र भी आया था और नागराज के तस्करे पर बेला के चेहरे पर अजीब से तासुरात उभरे थे। रात का 1:30 बज चुका था। अभी भेरू की लाश भी ठिकाने लगानी थी। ये दूसरी लाश थी जो मैं अपने हाथों ठिकाने लगाने जा रहा था। सुमित्रा और रत्ना मुझसे पहले उठकर कमरे में चली गईं और जब मैं उठने लगा तो बेला ने मुझे रोक लिया। मैं दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कहा, कुछ कहना चाहती हो? बेला ने कहा, हाँ। तुम्हें नागराज की तलाश है ना? मैंने कहा, जाहिर है। ये सारी भाग दौड़ इस सिलसिले में तो हो रही है। उसके बारे में सिर्फ तुम जानती हो और तुम कुछ बताने को तैयार नहीं हो। मगर मैंने मायूस होना नहीं सीखा। वो इसी जमीन पर है और मैं उसे तलाश कर लूंगा। 1 आध दिन और जाया होगा मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेला ने सपाट लहजे में कहा, वो तुम्हें जैन मंदिर में मिलेगा। मैं उछल पड़ा, क्या? उसने इतनी अजियत उठाई थी मगर जबान नहीं खोली थी और अब पूछे बगैर कितने इत्मीनान से उसने बता दिया था कि नागराज कहाँ मिलेगा। बेला ने कहा, मैं ठीक कह रही हूँ। दिलवाड़ा रोड पर यहाँ से 11 मील आगे पहाड़ियों में एक कदीम मंदिर है जो बज़ाहिर खंडरों में तब्दील हो चुका है, मगर उसका तहखाना बहुत अरसे से नागराज के इस्तेमाल में है। उस वीरान मंदिर का तहखाना ही दरअसल नागराज की सरगर्मियों का मरकज है। वो सांपों के जहर पर तमाम तजुर्बात वहीं करता है। तहखाने में उसने एक छोटी सी लेबॉर्टरी बना रखी थी। ये लेबॉर्टरी इतनी जदीद नहीं, लेकिन नागराज की जरूरत की हर चीज वहाँ मौजूद है। वो आजकल वहीं पर है। मैंने कहा, मुझे हैरत है तुम किस कदर आसानी से उसके बारे में बता रही हो। बेला ने कहा, आज के वाक्य के बाद ये बात मेरी समझ में आ गई है कि ये लोग वाकई इंसानियत के दुश्मन हैं। पंडित भेरू हो या नागराज, ये लोग हवस के पुजारी हैं। इन्हें सिर्फ अपना मफाद अजीज है। अपने 2 टकों के फायदे के लिए कितने बेगुनाह मारे जाते हैं, इन्हें इससे कोई गरज नहीं। ये लोग अगर चाहते तो अपनी सलाहियतों को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, मगर इन्होंने गलत रास्तों का इंतखाब किया। हेरोइन का केमिकल, सांप के जहर से इंजेक्शनों की तैयारी, ये कोई खिदमत नहीं है, न अपने देश की न इंसानियत की। इनसे मासूम और बेगुनाह लोगों की तबाही और बर्बादी का काम ही लिया जा सकता है और मैं समझती हूँ ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। एक इंसान को कत्ल करके अगर हजारों बेगुनाहों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं तो मैं इसे कोई जुर्म नहीं समझती। तुम जो कुछ कर रहे हो ठीक कर रहे हो। मैंने कहा, ये सब कुछ तुम इसलिए कह रही हो कि खुद तुम्हारे साथ ये हुआ है और मैंने उस वहशी से तुम्हारी जान बचाई है और तुम एहसान का बदला चुकाना चाहती हो। बेला ने कहा, मैं तुम्हारे एहसान का बदला नहीं चुकाना चाहती। मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि जब दूसरों के साथ ये सब कुछ होता है तो उन्हें कितनी अजियत होती है। जब मैं चीख रही थी तो मेरे कानों में मेरी अपनी नहीं, उस 12 साल मासूम लड़की की चीखें गूंज रही थी जिसे नागराज ने मेरे सामने अपनी हवस का निशाना बनाया। नागराज में जहर भरा हुआ है। अगर उसे कोई औरत न मिले तो वो अपनी ही आग में जलकर राख हो जाए। मैं जानती हूँ और सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि पंडित भेरू की तरह वो भी कई बेगुनाह औरतों को मौत के घाट उतार चुका है। बहुत सी औरतें तो ऐसी थीं जो पूजा के लिए मंदिर में आती थीं और गायब हो जाती थीं। उनके घर वाले उन्हें तलाश करते रह गए मगर उनका सुराग न मिला। नागराज के चंद खास चेले या मैं जानती हूँ कि उनका क्या हशर हुआ। वो एक बार फिर खामोश हो गई। मैं उसके चेहरे को तकता रहा। चंद लम्हों के बाद वो खुद ही बोली, सुमित्रा जब भेरू के बारे में बता रही थी तो मेरे जहन में नागराज के हवाले से ये सारी बातें आ रही थी। मुझे वो सब कुछ याद आ रहा था और इसलिए मैंने तुम्हारा साथ देने का फैसला किया। मैं कई महीनों से तुम्हें देख रही हूँ और अब मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तुम्हारा कोई जाती मफाद वाबस्ता नहीं है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपनी कौम के लिए कर रहे हो। मैंने जो कुछ किया अपनी कौम के लिए किया, मगर मुझे बड़ी मायूसी हुई। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने नागराज का साथ क्यों दिया। उसे न तो अपनी कौम से हमदर्दी है न किसी और से। वो दहशतगर्द और जुनूनी है। अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए उसने हर उस शख्स को मरवा दिया जिससे मुखालिफत का खदशा था। उसकी निगरानी के लिए इंटेलिजेंस ने कुछ एजेंट मुकर्रर कर रखे थे, मगर नागराज ने एक एक करके सबको मौत के घाट उतार दिया। उसके करीबी साथियों में मेरे अलावा सिर्फ अमरीश पंडित जिंदा है। अगर तुम मुझे छोड़ दो और मैं नागराज के पास वापस चली जाऊं तो वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैंने तुम्हें उसके बारे में बता दिया। मैंने कहा तो गोया तुमने मौत के खौफ से नागराज के बारे में बताया है। बेला ने कहा, मैं मौत से नहीं डरती। मुझे यूं लगता है कि अब मेरे सीने का बोझ हल्का हो गया है। अब अगर तुम भी मुझे मार डालो तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैंने कहा, और तुम जानती हो कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं एक और बात जानना चाहता हूँ। जब मैं पहली मर्तबा आदिनाथ मंदिर से फरार हुआ था तो अलका अग्निहोत्री ने मुझे पनाह दी थी। वो मेरी हमदर्द बन गई थी, मगर बाद में इंकशाफ हुआ कि वो रॉ की एजेंट थी और मुझे नागराज के खिलाफ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। क्या तुम भी रॉ की एजेंट हो? वो बोली, नहीं, मेरा रॉ या किसी एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे तो अपने देश से मोहब्बत है और इस जज्बे के तहत नागराज के ग्रुप में शामिल हुई थी।
मेरे जहन में ये बात बिठा दी गई कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका वजूद हमारे लिए खतरा है, उसे हर सूरत में मिटाना है। मगर हम खुली जंग में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं करेंगे। उसे खत्म करने के लिए हमें दूसरे तरीके इख्तियार करने होंगे। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और तखरीबकारी से उस मुल्क की जड़ें कमजोर हो सकती हैं। मैं जवान और हसीन थी, इसलिए मेरा इंतखाब किया गया। मुझे हर दूसरे तीसरे महीने पाकिस्तान भेजा जाता। वहां मैंने रईस कबू जैसे कई लोगों को अपने जाल में फंसाकर अपने लिए काम पर आमादा किया। मैं कराची और हैदराबाद जैसे शहरों में घूमकर ऐसे नौजवानों को फंसाती जो किसी न किसी वजह से अपनी हुकूमत से, अपने लोगों से और अपने आप से नाराज होते। मुझ जैसी लड़की हो तो कोई भी नौजवान उसकी बात मानने से इनकार नहीं कर सकता। मैं उन्हें वरगला कर रईस कबू जैसे लोगों के हवाले कर देती, जो उन्हें यहाँ भेज देते। यहाँ नागराज के कैंप में ब्रेन वॉशिंग करके उनके जहनों में पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत भर दी जाती कि वो अपने देश के दुश्मन बन जाते। उन्हें तखरीबकारी और दहशतगर्दी की तरबियत देकर पाकिस्तान वापस भेज दिया जाता, जहां वो अपने ही हमवतनों को बेदर्दी से मौत के घाट उतारना शुरू कर देते। नागराज में पाकिस्तान के खिलाफ इतना जहर भरा हुआ है कि तुम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उसने पहले हेरोइन की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला केमिकल तैयार किया, जो पाकिस्तानी स्मगलरों को बराए नाम कीमत पर फराहम किया जाता। उसका मकसद पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को हेरोइन का आदी बनाकर ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मफलूज करना था। नागराज इस पर भी मुतमिन नहीं था। वो सांप के जहर से ऐसा इंजेक्शन तैयार करने के तजुर्बात कर रहा था जिससे मौत को ज्यादा से ज्यादा अजियतनाक बनाया जा सके। इस दौरान तुम टपक पड़े और तुमने आज तक जो कुछ किया वो शुरू से आखिर तक मेरी नजरों में है। मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि तुम दहशतगर्द नहीं हो। तुम अपने मुल्क और अपने हमवतनों की भलाई के लिए ये जंग लड़ रहे हो। इसमें तुम्हारा कोई जाती मफाद नहीं है। इसलिए मैंने ये फैसला किया है, नागराज जैसे लोगों को वाकई खत्म हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं है जो दूसरों की तबाही का बायस बन रहे हैं। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, ये काया पलट मेरे लिए हैरत अंगेज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब भी मेरे गिर्द कोई जाल बिछा रही हो? बेला ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ पर मुश्किल ही से विश्वास होगा, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच है। और एक बात तुम्हें और भी बता दूं, मैं अब भी अपने देश की वफादार हूँ। इसे गद्दारी मत समझना। मेरी बातें देश के खिलाफ नहीं, एक आदमी के खिलाफ हैं जो दूसरों के लिए और अपने देश के लिए बहुत खतरनाक है। वो अब तक कितने लोगों को मरवा चुका है। क्या अपनों को मौत के घाट उतार कर देश की खिदमत हो सकती है? इन लोगों की वतन से वफा और गद्दारी की मंतिक अजीब थी। जो लोग मेरा साथ दे रहे थे वो सब यही कहते थे कि वो अपने देश से गद्दारी नहीं कर रहे। गद्दारी न सही, लेकिन मैं समझता था कि उन सब का कोई न कोई मफाद वाबस्ता था। बहरहाल मुझे इससे गरज नहीं थी। इन लोगों की वजह से मेरा काम हो रहा था। इसमें शुबा नहीं कि भीरू ने मेरा साथ दिया था। उसकी मौत का मुझे अफसोस था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें खुद उसकी गलती भी थी। अगर वो मेरी बात मान लेता तो इस वक्त शायद मेरे साथ बैठा चाय पी रहा होता। मैंने बेला से कहा, मुझे तफसील से बताओ नागराज कौन से मंदिर में है? बेला ने कहा, तुम दिलवाड़ा रोड पर जा चुके हो। कैंप वाले रास्ते पर मुड़ने की बजाय मेन रोड पर सीधा आगे निकल जाओ। उससे तकरीबन 1.5 मील आगे दाईं तरफ शमशान घाट का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। उस तरफ किसी जमाने में शमशान घाट हुआ करता था, लेकिन अब खत्म हो चुका है। उस बोर्ड के साथ ही पहाड़ियों में एक तंग सा रास्ता है। पहाड़ियों में बल खाते हुए उस रास्ते पर तकरीबन 2 मील आगे एक मंदिर के खंडरात हैं। उस मंदिर का सिर्फ एक कलश बचा है, बाकी सब कुछ ढेर हो चुका है। उन खंडरात के नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना है। मैंने पूछा, उस तहखाने का रास्ता कहाँ से है? वह बोली, मंदिर के उस मीनार से तकरीबन 100 गज मशरिक की तरफ चट्टान से मिली हुई एक शिकस्ता सी 4 दीवारी है। ये 4 दीवारी एक कमरे की बाकियात में से है और वो चट्टान कमरे की एक दीवार का काम देती है। उस चट्टान में एक तंग सी खो के अंदर तकरीबन 10 फुट आगे स्याह रंग का एक पत्थर नजर आएगा। उस पत्थर के नीचे उस तहखाने का रास्ता है। मैंने पूछा, क्या वो पत्थर इतना बड़ा है? वो बोली, वो पत्थर इतना बड़ा नहीं है, तुम उसे आसानी से उठा सकते हो। उस पत्थर के नीचे तहखाने का मैकेनिज्म है। मैंने कहा, बड़ा पेचीदा रास्ता है। बहरहाल वहां नागराज के साथ कितने आदमी हैं? उसने कहा, 3, अमरीश पंडित और 2 और, जो नागराज के काम में उसकी मदद करते हैं। मैंने कहा, बाहर से हिफाजत का कोई इंतजाम है? मेरा मतलब कि कोई ऐसा आदमी जिसे निगरानी के लिए रखा गया हो। बेला ने नफी में सर हिलाया, बोली, नहीं, वो महफूज तरीन जगह है, कोई दिन के वक्त भी उस तरफ नहीं जाता। मैंने कहा, ठीक है, एक बात जहन नशीन कर लो, अगर कोई धोखा हुआ तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। वो बोली, हाँ मैं जानती हूँ, तुम्हें धोखा देना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, अगर तुम्हारी इत्तला दुरुस्त निकली और मेरे साथ कोई धोखा ना हुआ तो हस्बे वादा भेरू की दौलत में से आधी तुम्हारी झोली में डाल दूंगा और बाकी आधी सुमित्रा का हक है। बेला के होंठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। बोली, तुम तो इस तरह बात कर रहे हो जैसे जायदाद का बंटवारा कर रहे हो।
मैं चंद लम्हे उसे देखता रहा और फिर कमरे से बाहर आ गया।